नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर दमदार, जिसमें आपको प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। ये पहली बार हुआ है कि देश में पेपरलेस बजट संसद में पेश किया गया। इस बजट के जरिए सरकार ने दावा किया है कि हर किसी का ध्यान रखा गया है। इस बजट के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के वित्त मंत्री ने जिस बजट को पढ़ा वो बजट देश का आत्मविश्वास बढ़ाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट में आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखती है। लेकिन यह बजट विपक्ष को रास नहीं आया है, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार जो कह रही है वो कर नहीं रही है। इसलिए लोगों में ज्यादा निराशा बढ़ी है। वहीं किसानों को लेकर सरकार ने कहा कि दिल में गांव है और किसान हमारे हैं, लेकिन किसानों ने कहा इससे काम नहीं चलेगा। तो मोदी सरकार ने आम बजट पेश कर दिया है। 2021-22 के लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण पेश कर दिया गया। इसे ही साधारण शब्दों में बजट कहते हैं। क्या कुछ रहा इस बार बजट में आपके लिए, आपकी जेब पर, आपके परिवार पर और लाइफस्टाइल पर क्या होगा बजट का असर, बहुत ही साधारण शब्दों में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले फटाफट कुछ बड़े पॉइंट्स के जरिए इस बजट की बड़ी बातों को देख लीजिए। पहली बड़ी बात यह कि इंश्योरेंस सेक्टर में 75% एफडीआई को मंजूरी मिल गई है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि विदेशी शक्तियां इंश्योरेंस सेक्टर पर कब्जा कर लेंगी। कंट्रोल इंडियन का ही रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को 20,000 करोड़ रुपए बजट से दिया गया है। निर्माण क्षेत्र के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए, बैंकिंग सेक्टर के लिए 20,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। पब्लिक सेक्टर बैंक एनपीए से जूझ रहे हैं, यह रकम उनके लिए काफी मददगार साबित होगी। एयर क्लीनिंग पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्वच्छ हवा बड़ी समस्या रही है, खासतौर पर दिल्ली और नोएडा जैसे शहरों में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब रहता है। लेकिन अब उसके लिए भी 2,000 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है, उसकी व्यवस्था कर दी गई है। कोरोना वैक्सीन की बात की जाए तो इसके लिए 35,000 करोड़ का बजट रखा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2.23 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। स्वच्छता मिशन के लिए 71,000 करोड़ रुपए और जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगर साफ पानी लोगों को मिलने लगा तो भारत की कई बीमारियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। तो सरकार का यह कदम बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। In this spirit, I can't help but recall the joy that we as cricket-loving nation felt after the Team India's recent spectacular success in Australia. It has reminded us of all the qualities that we as a people, particularly our youth, epitomize of having abundant promise and the unsuppressed thirst to perform and to succeed. When non-resident Indians return to India, they have issues with respect to their accrued incomes in their foreign retirement accounts. This is usually due to mismatch in taxation period. They also face difficulties in getting credit for Indian taxes in foreign jurisdictions. I propose to notify rules for removing their hardship of double taxation. वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट को लेकर कहा कि देश का सम्मान बढ़ाने वाला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि बजट में 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश की गई है। आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर
इस बजट में जोर दिया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट पर कहा है कि भारत के स्वास्थ्य पर केंद्रित बजट है, किसानों की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है और अब देश में डिजिटल बनने की तरफ लगातार देश आगे बढ़ रहा है, जिसकी बात भी बजट में शामिल की गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की दृष्टि से जिस प्रकार की कार्य योजना बनाई गई है, यह सभी अभिनंदनीय है। 1000 अतिरिक्त मंडियों को ई नाम के साथ जोड़ने की जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई की घोषणा हुई है, ये वास्तव में किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम देने की गारंटी का एक माध्यम बनेगा। भारत के इतिहास का पहले पेपरलेस बजट ने डिजिटल जनगणना की भी घोषणा की है। यानी सारी चीजें अब डिजिटल फॉर्म में आ रही हैं। ये सुविधाजनक भी होगी और व्यवहारिक भी होती हुई दिखाई देंगी। भले ही सरकार को उम्मीदों वाला बजट और आत्मनिर्भर भारत के सपने वाला बजट सुनाई और दिखाई दिया हो, लेकिन विपक्ष ने इस बजट को नकार दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने दिशाहीन बजट पेश करने का काम किया है, सरकार ने किसानों की उम्मीदों को तोड़ने का काम किया है, जबकि यूपी सरकार का बजट योगी आदित्यनाथ के लिए आखिरी साबित होगा, क्योंकि उन्होंने उद्घाटन का उद्घाटन किया है और कोई नया काम नहीं किया। तो ये मौका भारतीय जनता पार्टी को था कि पूरी अर्थव्यवस्था को एक बार ठीक कर लें, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह का बजट आया है ये दिशाहीन बजट है, बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। पूरे देश का किसान, जो किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ है, आम जनता की भावना आज किसानों के साथ है। योगी सरकार का ये आखिरी बजट है और हमारे मुख्यमंत्री जी का ये आखिरी बजट है। और आखिरी में इसलिए कह रहा हूँ कि जो 4 साल का कार्यकाल देखा है जनता ने, वो जनता मान गई है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के रास्ते पे नहीं जाती है, ये विनाश का। इनका विकास केवल इतना है कि डीजल पेट्रोल महंगा हो जाए, जितना डीजल पेट्रोल महंगा हो वही विकास समझते हैं। और ये हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने शिलान्यास का शिलान्यास किया, उद्घाटन का उद्घाटन किया, रंग बदला, नाम बदला, लेकिन अपना काम कोई नहीं दिखा पा रहे। वैसे विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना और विपक्ष वही कर रहा है, लेकिन आम लोगों की क्या राय है? उन्होंने बजट में जो देखा और जो समझा, उसके बाद लोगों ने क्या कहा, क्या उम्मीद थी और क्या उनकी आस पर सरकार खरी उतरी है, वो भी देख लीजिए। जो चेंजेस किए गए हैं वो चेंजेस का परिणाम बहुत अच्छा होगा और फ्यूचर को लेकर किया गया है। आत्मनिर्भर भारत पे जोर दिया गया है और कृषि पे सबको पता तो होना ही है। उसका इन्होंने ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा रखी है। अब आगे चल के सारी चीज़ें फेसलेस होंगी, यहाँ तक कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल जो है वो भी इन्होंने बोल दिया फेसलेस होगा। रियल इस्टेट में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इन्होंने बहुत राहत दी है। जैसे जो इंटरेस्ट की सब्सिडी पहले दे रहे थे वो उन्होंने दिया है, और स्टील पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है उसके कारण से स्टील जो है सस्ता होगा। क्लास के लिए बजट जो ITR इनको फाइल करने के लिए है, सुविधा थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। प्रीफिल फैसिलिटी जो पहले केवल सैलरी के लिए आती थी, वो अब बैंक का इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट और जो शेयर वगैरह पे जो कैपिटल गेन होता है उसको भी अगले साल से जो है प्रीफिल फैसिलिटी में ले आ देंगे। या ATC के में कोई राहत नहीं दी गई है, सिर्फ लिटिगेशन पे जोर दिया गया है कि 6 साल जो केस ओपन होते थे पहले वो 3 साल में होंगे। तो ये आम आदमी, छोटे निवेशकों के लिए बहुत इस मामले में ठीक रहेगा। 2.5 रुपये बढ़ा दिया गया है। तो आप देख लीजिए, अब जवाब आपके सामने है। मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो है। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने बजट की कमियां गिनाते हुए लिखा कि सैलरी क्लास के लिए टैक्स में कोई छूट नहीं है। इसके अलावा प्रियंका ने और भी कई मुद्दों पर सरकार के बजट को घेरा है। सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है। उन्होंने बजट में कई प्रावधान किसानों को लेकर किए हैं, लेकिन दिल्ली की सीमा पर आंदोलनरत किसानों को ये पसंद नहीं आया है। गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बजट में किसानों को कुछ भी नहीं दिया गया, बल्कि सिर्फ कर्ज देने का प्रावधान किया गया। उल्टे कृषि के नाम पर पेट्रोल और डीजल में सेस लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों की पुरानी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी कानून नहीं बनाया गया। सरकार को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करनी चाहिए।
कर्जा देने की ज्यादा बात करी। कर्जा अगर ज्यादा देंगे तो किसान तो नुकसान में जाएगा पूर्ण रूप से। फसलों के दाम की बात होनी चाहिए, बिजली फ्री की बात होनी चाहिए, उस पर कितना हुआ है, ये जो सारी चीजें हैं तो उसमें है नहीं कुछ भी। और चलिए अब आपको बजट से जुड़ी कुछ खास तस्वीरों की झलक दिखाते हैं। सरकार ने रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे देश में दौड़ती रेल को और रफ्तार देने का काम किया जाएगा। इस बीच आत्मनिर्भर भारत बनाने की कवायद भी सरकार ने तेज कर दी है। इसलिए सरकार ने 1.97 लाख करोड़ रुपए देने का काम किया है, जिससे लोगों को रोजगार देने और नए रोजगार को जनरेट करने का अवसर मिलेगा। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने बड़ा बजट दिया है, ताकि आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर मिल सके और गरीबों को राहत भी मिल सके। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सरकार ने अलग से 35,000 करोड़ का प्रावधान किया है। इससे कोरोना वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, जबकि स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1.42 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। मतलब सरकार स्वच्छता पर ज्यादा जोर दे रही है, लोगों को जागरूक करेगी, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का काम किया जाएगा। और अंत में जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। मतलब जल ही जीवन के संदेश के साथ आम लोगों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबर। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने बजट की कमियां गिनाते हुए लिखा कि सैलरी क्लास के लिए टैक्स में कोई छूट नहीं है। इसके अलावा प्रियंका ने और भी कई मुद्दों पर सरकार के बजट को घेरा है। और चलिए आपको आग की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। कन्नौज, गाजियाबाद और आगरा के साथ ये तस्वीरें सामने आई हैं। कन्नौज में ऑटोमोबाइल की दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। अर्थला इलाके के आनंद इंडस्ट्रीज एरिया में पॉलीथीन फैक्ट्री है, जिसमें आग लगी। वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। आगरा में चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर राजस्थान से एक ट्रक आ रहा था, तभी अचानक से ट्रक में आग लग गई। हादसा होते ही क्लीनर और ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि ट्रक में शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी। और एक बड़ी खबर लखनऊ से है। बार में हुई मारपीट के मामले में बार के मैनेजर ने एफआईआर दर्ज कराई है। विभूति खंड पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बार में लड़कियों को पीटने वाले शख्स की पहचान भी कर ली गई है और साथ ही जहां ये मारपीट की गई उस बिल्डिंग में बार, पब, कैफे पुलिस ने बंद करवा दिए हैं। इसके साथ ही समिट बिल्डिंग के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया है। और अब खबर बांदा से, जहां पर पुलिस की बर्बरता देखने को मिली है। अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे दंपत्ति को पुलिस ने उठा दिया। महिला अनशन से उठने को तैयार नहीं थी तो पुलिस ने महिला को घसीटकर अनशन से उठा दिया। ये दंपत्ति बीते 3 महीने से शहर के अशोक लाट पार्क में अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन पुलिस ने अब इन्हें जबरन हटा दिया। और अब खबर मऊ से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता के साथ मारपीट की गई है। आरोप है कि महेंद्र चौहान, जो पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव हैं, उन्होंने सीएम योगी को गाली दी थी। इस बात से गुस्साए करणी सेना और विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी ने समाजवादी पार्टी के नेता के साथ मारपीट की है। कलेक्ट्रेट परिसर के सामने महेंद्र चौहान को दौड़ा कर पीटा गया। इस पर महेंद्र चौहान का कहना था कि अगर गलती हुई तो पार्टी से उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा जाना चाहिए था। ऐसे सरेआम मारपीट करना गलत है।
व्यक्ति गाली देता है समाज को, तो पूरे समाज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अच्छा, ये कौन थे? कौन थे लोग? कौन पता नहीं कौन थे, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो महाराज जी को गाली दे रहे थे, अपशब्द बोल रहे थे। को केवल यही कहा गया है कि भाई ये संवैधानिक आप विरोध करिए, किसी को वीडियो जारी करके किसी समाज को जूता मत मारे। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।